स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके आईसीएसई के क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 करेंगे फिजिक्स में, जो कि है रेडियो एक्टिविटी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एटम की बात करते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस फॉर्म्ड ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, राइट? ये हमें पता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स, है ना? ये हमें सबको पता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट या शेल इज गिवन बाय 2 to the power 2 into n to the power 2, ठीक है, 2 n square, where n refers to the shell number. Various shells around the nucleus for n equal to 1 2 3 4 5 are named as K, L, M, N, O, etc. respectively, है ना? ये आपने एक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये फर्स्ट शेल को हम के शेल बोलते हैं, बाद में एल शेल, बाद में एम शेल, बाद में एन शेल, राइट? और एक शेल में कितने, अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम कैसे निकाल सकते हैं? 2 into 1 square, दैट इज 2। मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं। सेकंड है तो 2 into 2 कितने आ गए? 8, राइट? तो ऐसे हम देख सकते हैं भी एक शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, राइट? देखो, साइज ऑफ एटम इज डिटर्मिन्ड बाय द रेडियस ऑफ द आउटरमोस्ट शेल। ऑब्वियस सी बात है, जो उसका अखीर वाला शेल है वो ही डिफाइन करेगा भाई यहाँ तक एटम है हमारा, है ना? तो इसलिए ऐसा लिखा। तो इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर्स, इतना ऑर्डर होता है, राइट? साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत छोटा होता है, एटम से बहुत ही ज्यादा छोटा होता है न्यूक्लियस, ठीक है? वो कितना होगा? 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर। अगर मैं आपको अंदाजा बताऊं तो ऑलमोस्ट ऐसा होगा कि आपकी एक फुटबॉल फील्ड है, उतना बड़ा आपका एटम है, और आप एक जो हमारी क्रिकेट क्रिकेट वाली बॉल होती है उतना आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस काफी ज्यादा छोटा होता है, राइट? देखो, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो हमें पता है इतना होता है, राइट? मास ऑफ प्रोटॉन भी इतना होता है। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जीरो होता है ना? न्यूट्रल होता है वो, मास इतना होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन वाला का नेगेटिव ही होता है, और सॉरी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नेगेटिव होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, राइट? मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है? देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट? न्यूट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स, क्योंकि ये देखो ना, वो 1 ओवर इतना टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन होता है, मतलब बहुत ही छोटा हो गया उनके कंपैरिजन में, राइट? देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम कैन बी कंसीडर्ड टू बी सेम एज दैट ऑफ द न्यूक्लियस, राइट? देखो, पहले एटॉमिक नंबर ये क्या होता है? सॉरी, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बस, ठीक है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में, उसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम, राइट? एन एटम्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर एट्रीब्यूटेड टू इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हर एक एटम की, ठीक है? एटॉमिक नंबर बदला तो एटम बदल गया, तो केमिकल प्रॉपर्टीज बदल गई, राइट? एन एलिमेंट्स पोजीशन इन द periodic टेबल डिपेंड्स ऑन इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है? मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? जो भी न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट है, जो कि है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स क्या होता है? मास नंबर। इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? ये हमें पता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू जेड, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, राइट? तो एटॉमिक नंबर के इक्वल हो गए वो भी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए जेड, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? ए माइनस जेड। एन एटम इज स्पेसिफाइड बाय द सिंबल ये आपने देखा होगा। ये ऐसे हम लिख देते हैं, मान के चलो, हाइड्रोजन 1 1 लिख देते हैं, राइट? उसका मास नंबर भी 1 होता है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एट द एंड होता क्या है? एक प्रोटॉन सराउंडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन, राइट? where X is the chemical symbol for that element. Chemical charge for an atom, क्या, सॉरी, केमिकल चेंज फॉर एन एटम कैसा होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम चेंज, ठीक है? केमिकल चेंज का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो गए एक एटम के। न्यूक्लियर चेंज क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं फॉर एन एटम। और हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़नी है पूरे के पूरे चैप्टर में, राइट? फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्शन द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर फॉर द होल रिएक्शन रिमेन्स कंजर्व्ड। ये हम आगे जाके जब रिएक्शंस करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस नहीं वो आप केमिस्ट्री में करते हो, यहाँ पे हम करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस, राइट? तो वहाँ पे हम देखेंगे पूरे का पूरा एटॉमिक नंबर ऑफ मास नंबर पूरे इक्वेशन में कंजर्व रहता है, कैसे वो हम आगे अभी पढ़ेंगे थोड़ा टाइम। देखो, आइसोटोप्स हमें पता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, राइट? और अगर देखो एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब
एलिमेंट सेम है। याद रखना, अगर एटॉमिक एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम बोलते हैं एक एलिमेंट है वो, राइट। एटॉमिक नंबर चेंज हुआ तो एलिमेंट चेंज हो जाता है। मास नंबर चेंज होने से एलिमेंट चेंज नहीं होगा, राइट। इसलिए एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर but different mass number, that is isotopes have same number of protons but differ in the number of neutrons, right। मतलब वो हमें पता है ना, देखा तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड हो जाएंगे, वो डिफर डिफर होते हैं आइसोटोप्स में, राइट। तो जैसे हाइड्रोजन है, उसके 3 आइसोटोप्स हैं लेकिन है वो तीनों हाइड्रोजन ही, समझ रहे हो ना, क्योंकि सेम एलिमेंट ही है, आइसोटोप्स हैं बस उसके। प्रोटियम क्या होता है, H11। ड्यूटेरियम क्या होगा, H21। ट्रिटियम क्या होगा, H31। तो ऊपर वाला मास नंबर होता है, पहले में मास नंबर 1 है, अगले में 2 है, अगले में 3 है। इन सब का एटॉमिक नंबर सेम है, राइट। मतलब सब में प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 ही है। ड्यूटेरियम में एक न्यूक्लियस एक्स्ट्रा आ गया, ट्रिटियम में 2 न्यूक्लियस एक्स्ट्रा आ गए। ऐसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स ये होते हैं, राइट। भी आइसोटोप्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक तो स्टेबल आइसोटोप्स हुज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। और एक होते हैं अनस्टेबल या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। वो क्या होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट टॉपिक नंबर। देखो आइसोबार्स में टॉपिक नंबर चेंज हुआ, इसलिए वो डिफरेंट एलिमेंट के हो गए, राइट। आपने बस ये याद रखना, आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। तो अगर सेम एटॉमिक नंबर है तो मतलब सेम एलिमेंट के। आइसोबार्स क्या हो गए, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिसका मतलब वो हो गया डिफरेंट एलिमेंट्स के और सेम मास नंबर, राइट। आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसलिए तो उनका मास नंबर सेम होगा, राइट, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम 1123 वाला और मैग्नीशियम 1223 वाला, राइट। देखो मास नंबर दोनों का सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसलिए दोनों एलिमेंट्स भी डिफरेंट है। आइसोटोन्स वो क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, पहली बात तो दोनों अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, तो उसको हम बोल देंगे आइसोटोन्स। जैसे ये दो एग्जांपल है, हम यहाँ पे कैसे देख रहे हैं न्यूट्रॉन्स। पोटेशियम वाले में अब न्यूट्रॉन कैसे देखोगे, देखो मास नंबर 39 है, एटॉमिक नंबर 19 है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, प्रोटॉन्स का नंबर, मास नंबर क्या है, न्यूट्रॉन्स पर प्रोटॉन का नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आ जाएगा, 39 माइनस 19, राइट। और इस आर्गन का कैसे आ जाएगा, 40 माइनस 20। तो ऐसे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। अब देखो अभी हम आगे रेडियो एक्टिविटी पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिनन। जो कुछ भी हो रहा है सारा कुछ न्यूक्लियस के बीच वाले कंटेंट्स में ही सारा कुछ हेरा फेरी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। द सब्सटेंस विच disintegrate or decay by the spontaneous emission of radiations are called the radioactive substances, ठीक है। जो सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट या डिके हो जाते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशन को निकालते हुए, तो उनको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम एक्सेट्रा, राइट। टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव एमिशन क्या है, अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, बीटा पार्टिकल्स होते हैं और गामा पार्टिकल्स। ये क्या है, देखो एक जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एक ऐसे एलिमेंट होते हैं, अगर वो एक जगह पे पड़े रहेंगे ना, काफी दिन बाद आप देखोगे वो एलिमेंट चेंज हो गया। आपने यूरेनियम रखा था, यूरेनियम रहा ही नहीं, कुछ और हो गया। जैसे आपने उसको रखा था वो वैसा नहीं है, कुछ और हो गया। वो क्यों हुआ, क्योंकि उसने अपने अंदर अंदर से अपने न्यूक्लियस में से कुछ चीजें अमिट करी हैं। वो कॉन्स्टेंटली अमिट करता जा रहा है और वो रेडिएशंस को अमिट करता है। उन जो रेडियो एक्टिव मिशंस होते हैं, उनके 3 कैटेगरी हो सकती है, या तो वो चीज अल्फा पार्टिकल्स को अमिट कर रहा है, या बीटा पार्टिकल्स को, या फिर गामा पार्टिकल्स को, जिनको हम गामा रेज भी बोलते हैं, या फिर गामा रेज को, राइट। अगर अल्फा पार्टिकल्स को कर रहा है तो अल्फा डीके, बीटा को कर रहा है बीटा डीके, गामा को कर रहा है गामा डीके। अब ये देखो, ये वाले डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जैसे अब नीचे पढ़ेंगे ना, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा ये हो क्या रहा है। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो होते क्या है, अल्फा पार्टिकल्स और कुछ नहीं होते भाई। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस ही होता है एट द एंड। क्यों, अल्फा पार्टिकल होता है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, और हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है वो भी तो ये होता है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, राइट। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका चार्ज कितना है, +2, क्योंकि 2 प्रोटॉन है, राइट, और 2 न्यूट्रॉन तो हमारे न्यूट्रल ही होते हैं। मास कितना है, 4 mp, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन 4 टाइम्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, तो इसलिए हमने ऐसा बोल दिया। स्पीड इसकी होती है 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में।
ठीक है। इट स्ट्रांगली आयनाइजेस द गैस थ्रू विच इट पासेस, क्योंकि इसके पास चार्ज है तो आयनाइज करेगा स्ट्रांगली। इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज क्वाइट स्मॉल। इट कैन बी स्टॉप्ड बाय थिन पीस ऑफ पेपर। दो रीजन है, पहली बात इसकी स्पीड कम है, दूसरी बात इसका मास ज्यादा है कंपेरेटिव टू दी अदर रेडिएशन, राइट। तो इसलिए इसके पेनिट्रेटिंग पावर स्मॉल है। आयनाइजेशन पावर क्वाइट हाई है क्योंकि इसके पास चार्ज काफी ज्यादा है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज सो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अभी याद रखो, इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो हमें जैसे हमने जैसे पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो गई और मैग्नेटिक फील्ड में भी हो रहा होगा, राइट। हमने ये पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अल्फा पार्टिकल्स नेगेटिव वाले साइड को जाएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद जो अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, मतलब अंदर को है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और अल्फा पार्टिकल की पहले ट्रेजेक्टरी ऐसी थी, तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा? ये प्लस ये, राइट। वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, और अंदर को लग जाएगा, इधर को लगेगा, तो अल्फा पार्टिकल ऐसा जा रहा है। ये वाली जो दो डायग्राम है इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कभी कभी काफी बार आ जाती हैं और पूछा जाता है भी। तीन ट्रजेक्टरीज हैं, बोलो इनमें से अल्फा कौन सा, गामा कौन सा, बीटा कौन सा, राइट। दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। दे कॉज फ्लोरोसेंस व्हेन दे स्ट्राइक अ फ्लोरोसेंट मटेरियल। और बीटा पार्टिकल्स कुछ नहीं होते, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक हिसाब से, ठीक है। दे आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस व्हेन अ न्यूट्रॉन चेंजेस टू प्रोटॉन। देखो जो न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन बन रहा है, दोनों का मास सेम है ऑलमोस्ट। अभी न्यूट्रॉन के पास चार्ज कितना है? जीरो। प्रोटॉन के पास चार्ज कितना है? +1। अभी इसको क्या इमिट करना पड़ेगा तो इसका चार्ज न्यूट्रॉन का +1 हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। इलेक्ट्रॉन निकाला, इसका चार्ज था +1, इसका था -1, और इधर आ गया, इधर बन गया प्रोटॉन। समझ गए ना कैसे? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों का चार्ज तो जीरो ही बन जाएगा। तो इस हिसाब से देखो प्रॉपर्टीज इसकी क्या है। पहली बात, चार्ज इलेक्ट्रॉन जैसा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस फास्ट मूविंग है। रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन जितना, रेस्ट मास मतलब है अगर बीटा पार्टिकल हम रोक दें, धीरे कर दें। इसकी स्पीड जो होती है 10⁸ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होती है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम होती है। 3 × 10⁸ नहीं होती, उससे कम रहती है, राइट। लेकिन 10⁸ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में रहती है। ये भी आयनाइज कर देता है गैस को, लेकिन अल्फा पार्टिकल से कम करेगा। आयनाइज क्यों कर देता है? क्योंकि इसके पास भी चार्ज है -1, राइट। अल्फा पार्टिकल से कम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास दो चार्ज है, दो गुना चार्ज है, इसके पास एक ही है, राइट। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होती है क्योंकि ये हल्का है और इसके पास स्पीड ज्यादा है, लेकिन गामा रेडिएशन से कम होती है। ये हम देखेंगे ऐसा क्यों। अभी दे आर नेगेटिवली चार्ज सो दे गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके पास भी चार्ज है तो ये भी दोनों की वजह से डिफ्लेक्ट होगा, राइट। ये देखो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए दूसरी तरफ ऐसे को जाएगा, राइट। वही वी क्रॉस बी करके, वी क्रॉस बी हुआ लेकिन चार्ज था नेगेटिव तो इधर, राइट। और देखो अल्फा पार्टिकल का रेडियस रेडियस जो है काफी ज्यादा है, ऐसे धीरे धीरे उधर को जा रहा है। बीटा पार्टिकल एकदम घूम जाता है, क्यों? अल्फा पार्टिकल के पास वो है ना, उसका मास ज्यादा है तो धीरे 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 होगा। और मास का भी नहीं होता, वैसे चार्ज का भी कंसेप्ट आ जाता है, वो आप बाद में पढ़ोगे। मास का भी लेकिन है, मास है तो धीरे 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 घूमेगा, उसके पास मास कम हो तो एकदम ही घूम जाता है, राइट। ये भी इफेक्ट करता है फोटोग्राफिक प्लेट को, ये भी फ्लोरेसेंस कर देता है जब फ्लोरेसेंट मटेरियल को स्ट्राइक करता है, राइट। दे प्रोड्यूस एक्सरेज व्हेन दे आर स्टॉप्ड बाय मेटल्स ऑफ हाई एटॉमिक नंबर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये हमने एक्सरे की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि एक्सरे का सोर्स क्या है, याद है? हमने जो 6 चैप्टर आई थी, हाँ 6 चैप्टर है जो रेडिएशन वाला, वहाँ पे एक्सरे का सोर्स था। वहाँ पे यही था, बी कैथोड रेज जो होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है, उसको हम स्ट्राइक करवाएंगे एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले और हाई एटॉमिक नंबर वाले मेटल से, तो एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाती है, राइट। सॉरी, राइट। तो वही बात है यहाँ पे। ये दे स्टॉप्ड बाय 1 मिलीमीटर थिक लेड और अबाउट 5 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम। इसको रोकने के लिए थोड़ी सी और चीज चाहिए। बीटा पार्टिकल्स जो थे वो तो काफी आसानी से रुक जाते थे, राइट। देखो इट कैन बी स्टॉप्ड बाय थिन पीस ऑफ पेपर, क्योंकि उसके पास उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है ना, तो जल्दी रुक जाता था। इसके लिए हमें 1 मिलीमीटर लेड चाहिए या फिर 5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम चाहिए। अभी गामा रेडिएशन जो कि हल्क को मिला था, राइट। हाँ तो गामा रेडिएशन ये क्या होता है?
दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइक विजिबल लाइट, राइट। ये हमने सिक्स चैप्टर में पढ़ा था ना। सबसे जिनकी कम वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वो क्या होते हैं? गामा वेव्स। ये वही है गामा रेडिएशन, राइट। लाइट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब तो इसका मतलब इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, राइट। इसके पास मास भी नहीं है, लाइट का कोई मास नहीं होता। स्पीड इसकी लाइट जितनी होगी क्योंकि है ही लाइट, राइट। देयर आयनाइजेशन पावर इज वेरी लो। जब चार्ज ही नहीं है तो आयनाइज क्या करेंगे? तो आयनाइजेशन पावर इज वेरी लो। देयर पेनिट्रेटिंग पावर इज वेरी हाई। स्पीड बहुत ज्यादा है, मास है नहीं, तो बहुत ज्यादा अंदर तक घुस जाएंगे, राइट। दे डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चार्ज नहीं है तो डिफ्लेक्ट होंगे ही नहीं। दे अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट, ये तीनों की प्रॉपर्टी है। दे कॉज फ्लोरेसेंस व्हेन दे स्ट्राइक अ फ्लोरेसेंट मटेरियल, ये भी तीनों की प्रॉपर्टी है। यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये हमने सिक्स चैप्टर में ये भी पढ़ा था, राइट, गामा रेज की यूज में। और इनको स्टॉप करने के लिए कम से कम 30 सेंटीमीटर थिक आयरन चाहिए, या फिर फ्यू मीटर्स थिक कंक्रीट, क्योंकि आयनाइजेशन सॉरी पेनिट्रेटिंग पावर ही बहुत ज्यादा है, राइट। तो इसको स्टॉप करने के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल चाहिए हमें। बायोलॉजिकल डैमेज केपेबिलिटी जो गामा रेडिएशन से सबसे ज्यादा है, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। क्यों? पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है ना, इसलिए गामा की। गामा तो बिल्कुल पास होकर निकल जाएगा हमारे में से, राइट। तो ये सबसे ज्यादा हमें अफेक्ट करेगा। बीटा पार्टिकल्स भी अंदर तक जाएंगे, लेकिन ज्यादा अंदर नहीं। अल्फा पार्टिकल्स तो अंदर जाएंगे ही नहीं, ऊपर ही टकरा के हट जाएंगे, राइट। अभी देखो आउट ऑफ द थ्री रेडिएशंस अल्फा बीटा एंड गामा, द गामा रेडिएशंस आर मोस्ट एनर्जेटिक एंड देयरफॉर दे हैव अ स्मॉलर रेट ऑफ कोलिजन विद द एटम, है ना। उसका एनर्जी बहुत ज्यादा है, साइज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, तो बहुत ज्यादा कम रेट ऑफ कोलिजन होंगे एटम्स के साथ ऑफ द मीडियम थ्रू विच दे पास। thus they have least ionization power but maximum penetrating power, right? On the other hand, alpha particles are least energetic and therefore they suffer more collisions. Thus, they have maximum ionizing power but least penetrating power, right? Their energy is soon dissipated. देखो अल्फा डीके हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अब ये जैसे हम केमिकल रिएक्शंस कर देते हैं ना, वैसे ये क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन है। आपके पास पेरेंट न्यूक्लियस है, हम इसको लिखेंगे एजेड। अभी अल्फा डीके हुआ, अल्फा डीके क्या था? दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, तो दो प्रोटॉन निकलेंगे तो एटॉमिक नंबर Z-2 हो गया। और आपका चार वो निकल गए, मास नंबर तो चार से कम होगा ना, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन निकले हैं तो A-4 हो गया, राइट। तो ये डॉटर न्यूक्लियस है प्लस अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम न्यूक्लियस होता है, राइट। और इसका नीचे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया। बीटा डीके क्या है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, और साथ में एक ये होता है, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये भी इमिट होता है। ये क्यों इमिट होता है? टू कंजर्व मोमेंटम। बस इतनी सी चीज याद रख लो, क्योंकि ये बहुत आगे जाके आपको कंसेप्ट आएगा। आप जब कोई यूनिवर्सिटी में होगे और पार्टिकल फिजिक्स कर रहे होगे, तब जाके आपको इसकी पूरी डिटेल वाली चीज आएगी कि एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, न्यूट्रिनोस क्या होते हैं, मोमेंटम कैसे कंजर्व हो रहा है, सारा कुछ, right? तो अब के लिए आप बस इतना याद रख लो भी ये एंटी न्यूट्रिनो होता है, ये भी साथ में निकलता है। क्यों निकलता है? टू कंजर्व मोमेंटम। इसका न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे निकलेंगे बीटा पार्टिकल का? ये देखो पेरेंट न्यूक्लियस था, इसमें क्या हुआ? एक न्यूट्रॉन गया है, तो सॉरी एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में तब्दील हुआ है, तो प्रोटॉन तो अंदर ही रहेगा, तो न्यूक्लियस के अंदर में से ना इलेक्ट्रॉन निकल आता है। ठीक है, बीटा डी के क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स बाहर मिटे हुए हैं, अब इलेक्ट्रॉन मिट हुआ है। तो देखो आपका जेड, अभी आपके पास पहले एक था अंदर न्यूट्रॉन, राइट। अभी वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया, तो आपका एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, राइट। एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, और लेकिन जो मास नंबर है वो तो वही रहा, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चेंज हो गए तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा। मान के चलो पहले आपके पास पांच न्यूट्रॉन थे, चार प्रोटॉन थे, अभी आपके पास चार न्यूट्रॉन रह गए, पांच प्रोटॉन हो गए, क्योंकि एक इसमें तब्दील हो गया। ये भी टोटल 9 था, ये भी टोटल 9 है। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए मास नंबर सेम रहा और एटॉमिक नंबर +1 हो गया, और साथ में बीटा पार्टिकल हमने ऐसे शो कर दिया, राइट। इसके भी एग्जांपल ये देख लो, नीचे दिया हुआ है। और अभी गामा डीके पे हम आ चुके हैं। गामा डीके देखो, इसका ना ही तो कोई चार्ज है ना ही कोई मास है, इसमें कुछ नहीं होता। बस ऐसे स्टार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जो ये स्टार है, स्टार का इंडिकेट करता है एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस, राइट। तो एक्साइटेड स्टेट थी न्यूक्लियस के, उसने गामा रेडिएशंस दिए और वही रहा, बस गामा रेडिएशंस एमिट कर दिए, मतलब अब उसकी एनर्जी कम हो गई। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं रिप्रेजेंट होगा।
इसके भी जो एग्जांपल्स होंगे काफी ज्यादा, वो हम अपने प्रैक्टिस सेशन वाले वीडियो में करवाएंगे, तो वहां पे आप प्रैक्टिस कर लेना भाई। देखो भी नोट, इन अ सिंगल रेडियोएक्टिव डिके, अल्फा एंड बीटा decay never occur simultaneously, but gamma decay can occur with both the alpha और beta decay, right? तो देखो जब भी आपका डिके होगा, तो एक ही स्टेप में ऐसा नहीं होगा भी जैसे यहाँ से यहाँ तक गए तो यहाँ पे आपका अल्फा निकल गया साथ के साथ या बीटा निकल गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। यहाँ तो अल्फा या फिर बीटा ऐसा हो सकता है, अल्फा प्लस गामा हो सकता है एक स्टेप में, बीटा प्लस गामा हो सकता है एक स्टेप में, या फिर ऐसा हो सकता है, मान के चलो देखो ऐसे पहले अल्फा निकल गया, एक्स था, वाई बन गया, अभी अगला स्टेप फिर से आया, बाद में बीटा निकल गया, ये पॉसिबल है। एक ही स्टेप में दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, राइट? देखो द डॉटर प्रोडक्ट अल्फा एंड बीटा डीके कैन स्टिल बी रेडियो एक्टिव, ठीक है? एक बार अल्फा निकल गया या फिर एक बार बीटा निकल गया या फिर दो तीन बार भी निकल गई, उसके बाद में जो भी आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो अभी भी रेडियो एक्टिव हो सकता है, ऐसा नहीं होगा ही, हो सकता है। एंड दस इट में फर्दर डिके बाय एमिटिंग अल्फा और बीटा पार्टिकल्स, ठीक है? तो हो सकता है अगला स्टेप भी हो उसमें और कुछ मिट करते रहे। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं? द आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर सेड लेस देन 82 आर आल्सो फाउंड टू बी रेडियोएक्टिव, दे आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है? आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर, 2 मिनट, with atomic number less than 82 are also found to be radioactive, ठीक है? तो उनको ऐसे आइसोटोप्स को हम क्या बोलते हैं? रेडियो आइसोटोप्स। यूज क्या है? मेडिकल यूज, वही गामा रेडिएशन जो होते हैं, आर यूज टू ट्रीट कैंसर बाय किलिंग द सेल्स इन द, ये सारा कुछ इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बात, गामा रेडिएशन ट्रीट कैंसर, ठीक है? अभी गामा रेडिएशन क्यों यूज करे जाते हैं इन मेडिकल साइंस? बिकॉज दे आर मोर पेनिट्रेटिंग, राइट? साइंटिफिक यूज क्या है? The age of some excavated materials is estimated by the study of the rate of decay of carbon-14 in the remains of dead plants. This is called carbon dating. ये याद रखना, कार्बन डेटिंग क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग मैं बताता हूँ। जैसे ना, जैसे मानकर भी पिरामिड्स हैं, हम देखते हैं भी अच्छा पिरामिड्स 6000 साल पुराने हैं, हम बोलेंगे हमें कैसे पता 6000? हम कौन सा देख कर आए थे भी ये बन रहे थे या क्या हो रहा था? तब तो कोई भी नहीं था, राइट? तो ऐसा नहीं है भी 6000 हमें कैसे पता है, क्योंकि हमने पिरामिड्स के जो पत्थर हैं उनमें जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल था ना, वहां से हम उठाते हैं, उसके अंदर हम कार्बन का देखते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल जहाँ पे भी हमें कार्बन मिलता है, हम वहाँ पे कार्बन का कंटेंट देखते हैं, कार्बन 14 और कार्बन 12 का कितना कंटेंट है, उसको एटमोसफेयर वाले कंटेंट से कुछ ना कुछ करते हैं, वहां से हमें पता चलता है भी अच्छा ये इतना है, इसका रेट ऑफ डिके इतना था कार्बन का, तो उस हिसाब से इसकी हाफ लाइफ कुछ होता है ना, मतलब इतना टाइम ये लेगा इतने से इतना कन्वर्ट होने के लिए, तो वहां से सारा कुछ होता है। तो वो रेडियो एक्टिव डिके ही हो गया ना, तो उसका यूज हो गया। साइंटिफिक यूज क्या होता है? द एज ऑफ सम एक्सकेवेटेड मटेरियल्स इज एस्टिमेटेड बाय द स्टडी ऑफ रेट ऑफ डिके ऑफ कार्बन 14 इन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग। अभी सोर्सेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशन क्या है? एक तो रेडियो एक्टिव फॉल आउट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं वो इसी न्यूक्लियर फिनोमिनन का यूज करके हमें एनर्जी वगैरह देते हैं, उनका जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट होता है, जो उन्होंने यूज कर लिया लेकिन अभी जो पीछे रह गया है ना, जो मटेरियल पीछे रह गया जिसका उन्होंने यूज करा था, वो अभी भी रेडिएशन देता है, तो वो हमें उससे बचना चाहिए। तो वो क्या है? सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशन वो हो गया, न्यूक्लियर वेस्ट हो गया, राइट? कॉस्मिक रेडिएशन होते हैं जो जो यूनिवर्स से आ रही है, मतलब यूनिवर्स तो सारा ही हो गया, जो हमारे एटमोसफेयर से बाहर से आ रही है, कहीं से आ रही है ना, दूर दूर से, तो वो हो गया। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन क्या होते हैं? सोर थ्रोट हो जाएगा आपका, ठीक है? आपका हेयर लॉस हो सकता है, अगर और थोड़ा इंटेंस आप रेडिएशन में चले गए तो आपको कैंसर हो सकता है, आपको ल्यूकेमिया हो सकता है, राइट? और भी ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? जेनेटिक इफेक्ट्स, मतलब अब सिर्फ आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है भी सिर्फ आपको ही हुआ है, भी आपकी अगली जितनी भी जनरेशन है वो सब में ही डिफेक्ट आ गए, तो हो गए जेनेटिक इफेक्ट्स, राइट? सेफ्टी मेजर इसलिए क्या है? सेफ्टी मेजर्स पहले एस्टेब्लिशिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, सबसे पहले जब न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाओगे उसमें क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए? मस्ट बी शील्ड, जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, वो शील्डेड होना चाहिए लेड से एंड स्टील वॉल्स, सो एज टू स्टॉप रेडिएशन फ्रॉम एस्केपिंग आउट ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट? बाद में क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर मस्ट बी हाउस्ड इन एन एयर टाइट बिल्डिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कंक्रीट स्ट्रक्चर विच कैन विथस्टैंड द अर्थक्वेक्स, फायर्स एंड एक्सप्लोजंस। अगर हादसा कुछ हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया, कुछ भी होगा, तो बिल्कुल
ऐसा उसके आसपास कवरिंग होनी चाहिए ना जो बचा के रखेगी उसका जो भी इफेक्ट हुआ है बाहर वाले सराउंडिंग से, तो इसलिए ये बात है। देयर मस्ट बी बैकअप ऑफ कूलिंग सिस्टम फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर सो दैट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ वन सिस्टम द बैकअप कैन प्रिवेंट द न्यूक्लियर कोर फ्रॉम मेल्टिंग। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बहुत ज्यादा हीट होती है, राइट? तो इसलिए कूलिंग सिस्टम्स होते हैं उसमें काफी ज्यादा जो उनको एक्सट्रीम हीट में जाने से थोड़ा सा प्रिवेंट करते हैं, वे वो मेल्ट ना हो जाए, राइट? तो इसलिए हमें चेक करना चाहिए कि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव बैकअप है कूलिंग के लिए, क्योंकि अगर एक फेल हो गया तो वो तो नहीं तो मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्ट हो गया तो फिर रेडिएशन रेडिएशन आ जाएंगी, राइट, सारी जगह। तो इसलिए हमें हमारे पास एक बैकअप कूलिंग सिस्टम भी होना चाहिए। अभी सेफ्टी मेजर्स व्हाइल हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, उसमें क्या है? देखो, जो मैं सारा कुछ बोल रहा हूँ ना, आप सोच रहे हो कि इतना क्या बोल रहे हो, ये वाली चीजें जो लिखे हैं मैं सेफ्टी मेजर, इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनमें से जो ये है सेफ्टी मेजर व्हाइल हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन देखे जाते हैं। देखो, दे शुड पुट ऑन स्पेशल लेड लाइंड एप्रन्स एंड लेड ग्लव्स। सबसे पहले तो जब आप सेफ्टी मेजर बाय हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, जब उसको हैंडल करोगे तो आपको स्पेशल लेड लाइंड एप्रन्स पहनने चाहिए और लेड ग्लव्स पहनने चाहिए, राइट? दे शुड हैंडल द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स विद लॉन्ग टोंग्स। हाथ से नहीं पकड़ना, ग्लव डाल ली तब भी हाथ से नहीं पकड़ना। जो टोंग नहीं होते, आपने देखा होगा, तो टोंग से पकड़ना है, राइट? The radioactive substance must be kept in a thick lead container with a very narrow opening so as to stop radiations from coming out in from other directions, right? मतलब जो भी आपका मटेरियल है आप एक लेड कंटेनर में रखोगे और उसमें एक ही जगह पे थोड़ा सा होल होना चाहिए भी, जो भी आपका रेडिएशन आप चाहते हो वो वहीं से ही निकले और वहां पे आप टारगेट कर लो जहां पे भी आपने टारगेट करना है। अगर आपने ओपन में रखा तो सारी जगह से रेडिएशन आ रही है, टारगेट आपने एक जगह करना था लेकिन रेडिएशन सारी जगह जा रही है, तो बाकी जगह तो इफेक्ट ही हो रहा है ना बुरा। तो वही बात है। The radioactive material after its use is known as nuclear waste। जब रेडियोएक्टिव मटेरियल को हमने यूज कर दिया तो उसके बाद में जो भी चीज बचती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर वेस्ट। तो देखो, सेफ्टी मेजर्स इन सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये बोलते हैं अच्छा डिस्पोज कैसे करोगे। कीप द न्यूक्लियर वेस्ट इन थिक केसेस, अ टाइप ऑफ कंटेनर, सॉरी कास्ट इज एक टाइप ऑफ कंटेनर होता है, and then buried in specially constructed deep underground stores which are made quite far from the populated areas, ठीक है? भी बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती है? द रेडिएशंस आर द बैकग्राउंड रेडिएशंस आएगा यहाँ पे, सॉरी, द बैकग्राउंड background radiations are the radioactive radiations such as alpha, beta and gamma radiations to which we are all exposed even in the absence of a radioactive source। अभी भी जब मैं बैठा हूं ना तब भी अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस में को मेरी बॉडी एक्सपोज्ड है, आपकी बॉडी भी है, सबकी बॉडी होती है, उसको हम बैकग्राउंड रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है? तो इसके सोर्स क्या है? थोड़े से तो इंटरनल सोर्स होते हैं, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस सच एज पोटेशियम कार्बन 14, पोटेशियम K14, कार्बन C14 एंड रेडियम प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर ही है, पहली बात तो सोर्स थोड़े बहुत। एक्सटर्नल सोर्स क्या है? कॉस्मिक रेज, सोलर रेडिएशन होता है, उसमें गामा रेज थोड़ी बहुत होती है, right? लेकिन इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा निग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? अभी थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हम। ऊपर वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था, ऐसे नहीं ऊपर वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, जो हमने अभी न्यूक्लियर रिएक्शंस कर रही थी वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बाद अभी ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट? न्यूक्लियर रिएक्शंस तो काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको आएगा ही आएगा, एक या दो रिएक्शंस आती होती हैं, वहां पे आपने बोलना तो भी कितने गामा रेज निकले, सॉरी कितना बीटा पार्टिकल्स निकले, कितने अल्फा पार्टिकल्स निकले, राइट? तो वो सारा कुछ होता है, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे दूसरी वीडियो में। तो देखो, न्यूक्लियर एनर्जी इन अ न्यूक्लियर चेंज ड्यू टू रेडियोएक्टिव phenomenon, some of the mass of the reactant gets converted to energy। दिस एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। जब न्यूक्लियर चेंज होता है ना, हमने क्या पढ़ा था, एक आपने लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिकल रिएक्शन में, राइट? न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, मास कंजर्व नहीं होता। क्या कंजर्व होता है? एनर्जी। अगर पूरी यूनिवर्स की बात करें, मास कभी कंजर्व, ऐसा कुछ लॉ ही नहीं है भी मास कंजर्व होगा, एनर्जी कंजर्व होती है। जो मास होता है वो चेंज हो जाता है एनर्जी में। मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आइंस्टाइन ने बोला था, ठीक है? मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी और मास कैसे इंटरलेटेड है? ऐसे,
ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है, ए इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो देखो 1 AMU जो होता है मास की यूनिट है ना AMU, ये कितना होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं कैसे बोल रहा हूँ मान के चलो, इसका मतलब क्या है, इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अगर आपके पास 1 ग्राम मास है और वो पूरे का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी। वो कितने मिलेगी, 1 ग्राम मतलब 1 × 10⁻³ ऐसे यूनिट्स में, और सी की वैल्यू 3 × 10⁸ और इसका भी स्क्वायर, और इतना जूल्स। खुद देख लो, बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, राइट। तो यही फिनोमिनन का यूज करके एटम बम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह का होता है, न्यूक्लियर फिजन, द प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस splits to two light nuclei by bombarding it with neutrons। एक हैवी न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन्स हमारे एक्सटर्नल, वो दो डॉटर न्यूक्लियस में बढ़ जाते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब अलग होना, दो चीजें, ठीक है। The reason for release of energy is that the sum of mass of the products is less than the sum of mass of the parent nucleus and the bombarded neutron। जो ये चीज थी, इसका मास ज्यादा है कंपैरेटिव टू इसका मास, ये चीज का। तो जितना मास जो लॉस हुआ है वो सारा ही एनर्जी बना देता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फिजन है। और एटम बॉम्ब्स में न्यूक्लियर फिजन का ही यूज करा जाता है। नोट क्या है, द प्रोडक्ट्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द सेम अबव रिएक्शन। जैसे यहाँ पे यूरेनियम में न्यूट्रॉन डाला है, तो ऐसे बेरियम और क्रिप्टॉन हम बोल रहे हैं ना, निकल रहा है इतना इतना मास नंबर इतना इतना उसके साथ। तो ये अलग भी हो सकता है सेम चीज के लिए। अगर आपके पास रिएक्टेंट सेम है तो ऐसा नहीं है भाई यही प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट अलग भी बन सकता है, राइट। द प्रोडक्ट्स obtained in the above fusion process are unstable and are hence release beta particles in gamma radiations to become stable। उनका इतने ये लाइन की इतनी जरूरत नहीं है, राइट। ड्यू टू फ्यूजन ऑफ वन यूरेनियम एटम, नियरली 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, एक एटम से इतना ज्यादा निकलता है। और यूरेनियम हैज टू रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, दो आइसोटोप्स होते हैं इसके, रेडियो एक्टिव होते हैं दोनों ही, U-235 और U-238, among which U-235 is widely used। ठीक है, दे कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस। जैसे हमने देख लिया, अच्छा न्यूक्लियर फिजन से तो एटम बॉम्ब बन जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, वो वहां पे ऐसे तो नहीं भी हमेशा वो ऐसे बम बन के फट ही जाते हैं, राइट। वो कितने टाइम से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे भी यही सारा कुछ हो रहा है। लेकिन वहां पे क्या अलग हो रहा है, वो ऐसे फट क्यों नहीं रहे, तो उनको बोलते हैं हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस, राइट। एटम बॉम्ब में होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस। अभी क्या है, देखो, we have read that when slow neutrons are bombarded on uranium-235, each uranium nucleus splits into two nearly equal fragments with a release of three new neutrons। ये सारा कुछ, these new neutrons can fission the other uranium nuclei। देखो, आपने एक ये था यूरेनियम, एक न्यूट्रॉन था, आपने बम्बार्ड करवाया, ये दो चीजें में बदल गया, राइट। और साथ में तीन न्यूट्रॉन भी निकलेंगे। अब ये न्यूट्रॉन्स आगे फिर से जाएंगे और ज्यादा यूरेनियम्स लगेंगे, उनमें से और होगा। तो अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा चेन रिएक्शन बन जाएगा ना, एक से दो, दो एक से तीन, तीन से कितने, ऐसे करते करते आगे आगे। तो ये होता है, ये ऐसे चलता रहेगा। अगर तो कोई चीज रोक नहीं रही है, इसको प्रिवेंट नहीं कर रही है आगे बढ़ने से, ऐसे चलता रहे, तो वो बोलते हैं अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। तो एट द एंड जाके वो फट जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, वहां पे कंट्रोल रखते हैं। तो वहां पे कैसे कंट्रोल रखते हैं, इफ चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय अब्सॉर्बिंग सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स। देखो, जैसे तीन निकले, दो ऑब्जॉर्ब कर लेंगे, एक ही रहा, एक लगा, फिर से तीन निकले, दो ऑब्जॉर्ब कर लिए, एक रहा। तो ऐसे इसको कंट्रोल्ड वे बोलते हैं। इससे कभी भी ऐसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं बनी, राइट। और इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करा जाता है। कंट्रोल्ड रॉड्स आर यूज्ड टू अब्सॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन्स एंड दीज रॉड्स आर कैडमियम रॉड्स। हमारे टाइम में ये बुक में होती स्टेटमेंट, आपके मैंने देखा था शायद एक बुक में, मुझे दिखी नहीं थी ये स्टेटमेंट, लेकिन तब भी आप इसको याद रख सकते हो, देख लो। अगर आपके बुक में नहीं है तो छोड़ भी सकते हो, राइट। हमें लेकिन क्वेश्चन आता होता था कंट्रोल रॉड्स किसके बने होते हैं, तो हमारा होता था कैडमियम रॉड से, राइट। देखो, रेडियो एक्टिव डिके और न्यूक्लियर फिजन, इनमें वो क्या है, डिफरेंस क्या है।
रेडियो एक्टिव डिके क्या है? इट इज अ सेल्फ प्रोसेस, खुद ब खुद हो जाता है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। न्यूक्लियर फिजन है जो, इट डज नॉट अकर बाय इटसेल्फ। पहले तो हमें न्यूट्रॉन्स मारने पड़ेंगे हैवी न्यूक्लियस पे, तभी होगा। रेडियोएक्टिव डिके में क्या है? द न्यूक्लियस emits either the alpha or beta particles with the emission of energy in the form of gamma rays which is not very large। ठीक है। और इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट, न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो दो फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, दो जो ऑलमोस्ट इक्वल मास के होते हैं, और थोड़ा बहुत मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। रेडियोएक्टिव डिके का रेट हम नहीं कंट्रोल कर सकते, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कभी भी हो सकता है। लेकिन न्यूक्लियर फिशन का हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करते हैं, राइट। अभी न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन क्या था? एक पार्टिकल, एक न्यूक्लियस आपका दो में स्प्लिट हो गया। फ्यूजन क्या है? दो पार्टिकल्स फ्यूज हो गए और एक बन गए। ठीक है। द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। द रीजन फॉर release ऑफ एनर्जी इज दैट द मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ masses ऑफ द रिएक्टेंट न्यूक्लियर। वही बात है, प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से कम है, जिस वजह से जो लॉस ऑफ मास हुआ है वो एनर्जी बना देता है, राइट। यहाँ पे भी न्यूक्लियर फ्यूजन अकर एट वेरी हाई टेम्परेचर, 10⁻⁷ केल्विन चाहिए हमें पहले, और बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, तब जाके न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। इसलिए अर्थ पे हम न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं करवा पाते, हम नहीं करते, न्यूक्लियर फिजन होता है, राइट। काफी लेकिन कंट्रीज क्लेम करते हैं कि उनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब्स है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन वाले बॉम्ब्स बोलते हैं उनको। तो उसमें क्या होगा, पहले न्यूक्लियर फिजन से एटम बॉम्ब फटेगा, जिसकी वजह से 10⁻⁷ केल्विन तक टेम्परेचर पहुंचता है, बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और फिर बड़ा बम फटता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए। तो नॉर्मली ये हम अर्थ पे ऐसा नहीं करते, राइट। लेकिन जो सन एंड स्टार्स होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है, याद रखना। सन एंड स्टार गेट देयर एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, जो उनके कोर में हो रहे होते हैं, इसलिए इतना टाइम तक ऐसे ग्लो करते रहते हैं, राइट। जो उनके सारी की सारी एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर ही निर्भर है। इसके ये देख लो तीन एग्जांपल्स, राइट। और देखो, इन वन फ्यूजन रिएक्शन नियरली 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिलीज्ड। अभी आपको देख के लग रहा होगा यार उसमें तो 180 90 निकल रही थी फ्यूजन में, यहाँ पे तो बस 24.7 ही निकल रही है, राइट। तो इसमें इसका मतलब कम एनर्जी निकल रही है? नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है फ्यूजन के मुकाबले। यहाँ पे हमें कम लग क्यों रही है? ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके रिएक्टेंट क्या है? आपके रिएक्टेंट क्या है? हाइड्रोजन। ऐसा ऐसा वहां पे क्या था? यूरेनियम। यूरेनियम तो कितना बड़ा है, एक यूरेनियम अगर हाइड्रोजन को कंपेयर करें, ऑलमोस्ट आपके पास 200 समथिंग, 200 250 ये हाइड्रोजन एटम्स मिला के यूरेनियम जितना मास एक एटम कितना बनाएंगे, राइट। तो अगर आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है और यूरेनियम का ग्राम आपके पास होना चाहिए बहुत ज्यादा, नहीं, सॉरी, यूरेनियम आपके पास, वही बात है, मतलब देखो, 1 ग्राम अगर आपके पास यूरेनियम है और 1 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन वाले में तो 200 250 गुना ज्यादा एटम्स है, राइट, यूरेनियम के कंपैरिजन में। तो उसकी फिर एनर्जी, अगर हम पर यूनिट मास बात करें, तो इसको इंटू 200 या फिर इंटू 250 कर दो, तो कितनी ज्यादा होगी, राइट, बहुत ज्यादा होगी। तो वही बात है भी, अगर हम मास पे बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन से बहुत ज्यादा मास निकलता है। अगर हमारे पास 1 ग्राम मटेरियल है और उसके हम फ्यूजन करवाएंगे और एक तरह हम फ्यूजन करवाएंगे, तो फ्यूजन से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, राइट। देखो, इट मे appear that nuclear fusion releases more energy than the fusion, but it is not the case. As for similar masses of reactants, the number of fusion reactant atoms will be very large. Hence, in total, nuclear fusion yields a lot of more energy than fission. अभी जो भी हमने ऊपर सारा कुछ पढ़ा है, उस सारे का सार क्या है? ये दो, ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये अगर आप पूरा ऊपर वाला नहीं भी पढ़ना चाहते, मतलब फिजन से शुरू होके फिजन और फ्यूजन नहीं पढ़ना चाहते, तो ये इनके पॉइंट्स पढ़ लेना, वही सारा कुछ बात है, वही है, ठीक है। तो बस भाई इतना ही, और इसके जो न्यूक्लियर रिएक्शंस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, और एक दो और क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वो भी आप देख लेना। ओके।